हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इम्प्योर मेटल को हम प्योरीफाइड कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ कोरोजन क्या होता है ये भी पढ़ाया जाएगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी ओर में से जो एक्सट्रैक्टेड मेटल निकलता था, ओर में से जो एक्सट्रैक्ट करके निकालते थे ओर में से, बेटा वो मेटल्स हमारे इम्प्योर होते थे, उनका प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे, उनकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे ताकि उनको हम मार्केट में बेच सकें इन अ प्योरीफाइड वर्जन, तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे। ये सारी बातें, उनका प्योरीफिकेशन करना आज के लेक्चर में सीखेंगे, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बताया था, उसकी हेल्प लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लीजिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है? प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहां से हम कह सकते हैं रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरीफिकेशन। ठीक है, अब ये जो प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल होगा ये किसकी हेल्प से होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से मेटल्स को रिफाइन करेंगे या कह लो प्योरीफाई करेंगे, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? भाई प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, या कह सकते हो रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हो प्योरीफिकेशन या कह लो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, बात वही है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की यूज करके हम लोग क्या करेंगे? मेटल्स को रिफाइन करेंगे या कह लो प्योरीफाई करेंगे। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन इन द सेंस यानी कि उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जो भी कंपाउंड लोगे उसके आयंस स्प्लिट हो जाएंगे, कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी उस इलेक्ट्रोलाइट से। जो भाई कंपाउंड के बीच के जो कंपोनेंट होंगे उनके बॉन्ड को तोड़ देगा और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस में बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब देखिए जो यहां पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी। क्लियर? एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इसके अंदर आपके पास क्या दिख रहा होगा? एक तो वेसल है, कंटेनर बेटा, और इसके पास दो इलेक्ट्रोड होती हैं। एक होती है कैथोड जो हमारी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, एक होती है एनोड जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सिंपली हम कह सकते हैं कैथोड नेगेटिव है और एनोड हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक बैटरी भी कनेक्टेड दिख रही है जो करंट का फ्लो कराएगी, और वो करंट इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और इसी में करंट फ्लो करके इलेक्ट्रोलिसिस कैरी होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब आइए देखते हैं, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल कैसे करेंगे, कैसे इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल बनाएंगे, ये सारी बातें चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें एनोड की बेटा, तो जो हमारा एनोड होना चाहिए इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो कैसा होना चाहिए? वो इम्प्योर होना चाहिए। यानी कि जो भी मेटल आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा वो इम्प्योर वाला मेटल हम किसके ऊपर रखेंगे? एनोड को बनाएंगे। इम्प्योर मेटल को क्या बनाएंगे? एनोड बना देंगे। ठीक, अच्छा, फिर देखिए कैथोड को क्या बनाएंगे? थिन प्लेट ऑफ प्योर मेटल। जो आपका प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल की स्ट्रिप होगी, उसको किसको बना देंगे हम? कैथोड बना देंगे।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जो इम्प्योर मेटल लोगे, मान लो आपने कॉपर मेटल लेना है, उसकी रिफाइनिंग करनी है और वो इम्प्योर है, तो उसको किस पे रखोगे? इम्प्योर मेटल को एनोड पे रखोगे और पतली सी एक स्ट्रिप लोगे, बहुत नाम मात्र की एक पतली सी स्ट्रिप लोगे प्योर कॉपर की, उसको क्या बना दोगे? कैथोड बना दोगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर बच्चों? कैथोड बना देंगे, इसका मतलब क्या है भाई? उस प्योर मेटल को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कैथोड बन गई। एनोड बनाने के लिए इम्प्योर मेटल को कनेक्ट कर देंगे किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, वो एनोड बन जाएगी, खत्म बात। क्लियर? पक्का? अच्छा, तो हमें यहाँ पे जो एनसीईआरटी में रिफाइनिंग करनी है मेटल्स की, बेटा वो जर्नली किसकी होती है एनसीईआरटी में आपके लेवल पे? कि भाई हम जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं वो किन मेटल्स की करते हैं? जैसे कॉपर हो गया, एयू जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर जैसे कि एजी हो गया, ठीक है, इन मेटल्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। ठीक, अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में कॉपर के एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को समझाया गया है, तो ऊपर एक हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। ठीक है, पक्का? अच्छा, और हमने आपको बताया जो इम्प्योर होगा कॉपर वो कहाँ पे रखना है आपको? एनोड पे रखना है। तो वो इम्प्योर मेटल जो आपका कॉपर होगा Cu, वो इम्प्योर वाला वो कहाँ रखोगे? एनोड पे रखोगे। पक्का? और कैथोड जो आपका प्योर मेटल की स्ट्रिप होगी, वो प्योर मेटल किसकी होगी? वो भी बेटा कैथोड की, सॉरी कॉपर की होगी, यानी कि Cu। क्लियर? बस याद रखना, एनोड पे जो कॉपर है वो इम्प्योर है, कैथोड पे जो कॉपर है वो प्योर स्ट्रिप की है। क्लियर? पक्का? अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसकी होगी? इम्प्योर वाले की होती है। ठीक है, और इम्प्योर वाले को कहाँ रखना है? एनोड पे रखना है, और प्योर वाले को कैथोड पे रखना है। क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर सुनिए, आपको इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, और कौन सा मेटल? जिस मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा बच्चों? जल्दी बताइए। कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हमें कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, CuSO4, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्लियर? अच्छा, फिर क्या होगा? देखिए ध्यान से, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, उस इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपोनेंट होंगे कैटायन और एनायंस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, जिसके वजह से कॉपर और सल्फेट के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? कॉपर सल्फेट जो आपको दिख रहा है CuSO4, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये इलेक्ट्रोलाइट किस में टूट जाएगा? एक तो Cu2+ कॉपर आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, और सल्फेट आयन SO4-2। अच्छा, अब देखिए एनोड पे क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बनता है। तो आइए पहले जरा इस डायग्राम को देखते हैं। एक बात समझ लीजिए, यहां पे जो आपने एनोड बनाया है बच्चों, वो कैसा है? इम्प्योर। कैसा है? इम्प्योर कॉपर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और अगर बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे कैसा है आपका? जो वो प्योर कॉपर है। ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें एनोड की बेटा, जो हमने रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये हमारी एनोड है जिसपे इम्प्योर कॉपर है। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा? देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है किसके पास? बोलिए, कैथोड के पास। अच्छा, क्लियर हो गई बात? और यहां पे देखिए ये किसका बना है बच्चों? ये जो इम्प्योर है कॉपर, उसी का बना है। तो होगा क्या? ये जो Cu दिख रहा है आपको, बोलिए, अपने आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद सोचिए, देखिए आपने यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा लिया है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इसमें क्या होगा बच्चों? बताइए जल्दी से। एक तो Cu2+ होगा और एक तो SO4-2 भी होगा। ठीक है, अब ये Cu2+ देखिए क्या होगा बच्चों? Cu2+ जो दिख रहा है आपको, बोलिए आयन, ये किस पे जा रहा है?
कैथोड पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। कैथोड पे क्यों जा रहा है? कि Cu2+ का मतलब क्या है पहले ये समझिए। Cu2+ का मतलब ये है इसके पास क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है उसके पास डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो इस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाकर क्या लेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना कॉपर मेटल बना लेगा। तो इस पे कॉपर की डिपोजिशन होने लगेगी, कॉपर जो आपका प्योर होगा उस पे डिपॉजिट होने लगेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर CuSO4 टूट गया है Cu2+ और SO4-2 में। तो देखिए सारा का सारा Cu2+ जो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें से Cu2+ सारा का सारा किस पे आ जाएगा? बोलिए, कैथोड पे आने लगेगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगेगी। पक्का? क्लियर? अच्छा, फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि Cu2+ किस पे जा रहा है? डिपॉजिट हो जा रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो Cu2+ से क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा, मेटल जाके चिपक जाएगा कैथोड पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज ना हो, जिसके वजह से जो आपका इम्प्योर मेटल है, वो इम्प्योर मेटल या कह लो इम्प्योर कॉपर अपना आयन फॉर्म बना ले लगेगा। देखिए Cu2+ बना लगेगा, Cu2+ बनाने लगेगा। फिर यही Cu2+ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा, फिर यही Cu2+ किस पे जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो फिर से समझाते हैं। इधर देखिए राइट साइड अब इक्वेशन में देखिए, एनोड पे क्या होगा बच्चों? हमारे पास एनोड पे इम्प्योर कॉपर है। क्या है? इम्प्योर कॉपर है Cu। ये क्या करेगा? अपने 2, देखिए Cu2+ बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cu2+ बन जाएगा। पक्का? अच्छा, Cu2+ बन जाएगा। अच्छा, Cu2+ बनने के बाद क्या होगा? खुद सोचिए, धीरे धीरे वो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड का कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलिए, साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ एनोड डिक्रीज होगा। बोलिए, एनोड का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होते होते कम होता जाएगा, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आयन फॉर्म में, Cu2+। और ये Cu2+ किसमें जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट से ये Cu2+ किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास जाएगा, किसके पास? कैथोड के पास जाएगा। फिर बोल रहे हैं कैथोड के पास जाएगा। अब कैथोड के पास क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए यहां पे Cu2+ कैथोड के पास इसलिए जाएगा क्योंकि कैथोड पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu2+ का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो कैथोड के पास गया है, अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख को मिटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से, क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखिए डायग्राम में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका जो Cu2+ पे चार्ज है वो कुछ नहीं होगा, क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना 2+ जो चार्ज है वो गायब हो जाएगा, नल्लीफाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? Cu यहां पे जो दिख रहा है ये बन जाएगा मेटल। और ये मेटल हमारा कैसा होगा? बोलिए बच्चों, प्योर होगा। पक्का? समझ गए? अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर क्या होगा? देखिए Cu2+ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बोला ना, ये किस पे जाएगा? कैथोड पे जा रहा है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी एंड साइज ऑफ द कैथोड इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज कर रहा है, मगर एनोड का साइज डिक्रीज कर रहा था। फिर से बोलते हैं, फिर सुनते जाइए, कहानी सुनते जाइए, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था CuSO4 कॉपर सल्फेट का, जिसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने से Cu2+ बना और SO4-2 बना। ये Cu2+ किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? बोलिए बच्चों, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास क्यों जा रहा है? बोलिए, Cu2+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की कई सारी भरमार चल रही है, वहां से ले लेगा कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन। बोलिए, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu प्योर मेटल बना लेगा, Cu प्योर मेटल बना लेगा। पक्का? फिर क्या होगा भाई? जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ था उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्यों होगी? खुद सोचो ना, वो किसके ऊपर जा रहा है? कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ की डिक्रीज होगी। फिर उस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जो Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए
एनोड जो आपका इम्प्योर मेटल है वो खुद अपना Cu2+ देख रहे हो जो, वो किसके अंदर रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। फिर इलेक्ट्रोलाइट से वो Cu2+ किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। ऐसे धीरे धीरे एनोड से जो इम्प्योर मेटल है कॉपर, उसका आयन फॉर्म में आता जाएगा Cu2+ और चिपकता जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। आयंस फॉर्म में कॉपर 2+ Cu2+ निकल के किसके ऊपर चिपकता जा रहा है, कैथोड के ऊपर। धीरे धीरे आपका एनोड का साइज डिक्रीज होता जाएगा और कैथोड का साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कैथोड पे डिपोजिशन होने लगेगा प्योर कॉपर का। क्लियर समझ गए। तो आपकी जो इम्प्योर मेटल है कॉपर की, वो धीरे धीरे प्योर होती जाएगी और उसका साइज कम होता जाएगा, और उसका जो प्योर वाला कॉपर होगा वो कहां पे जाएगा, कैथोड के ऊपर। ठीक है। एक बात और है बेटा, जो आप यहां पे देख पा रहे होगे, जो आपकी ये इम्प्योर कॉपर है एनोड पे, ठीक है, उसके नीचे देखिए कचरा जम गया है, ये ब्राउन कलर का, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी, और ये हमारा एनोड मड है। ठीक है। ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, पक्का समझ गए। ये सारी बातें आ गई बच्चों, कोई दिक्कत बोलिए। क्या ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस समझ में आया, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब आते हैं कोरोजन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, कोरोजन क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, जब भी आपका मेटल, कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच द डिटोरेशन ऑफ मेटल सरफेस विथ द एनवायरमेंट। क्या कोरोजन का मतलब क्या है, एक सेकंड, डिटोरेशन ऑफ मेटल विथ एनवायरमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है आपको पता है, कई सारी गैसेस होती हैं। जनरली ऑक्सीजन आप लोग सोचते हो, ऐसा नहीं है, सल्फर भी होता है। उसके वजह से भी आपका मेटल का सरफेस रिएक्ट करके कोरोड होने लगेगा। ऑक्सीजन होगी, उसके वजह से भी कोरोड होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, सिल्वर आर्टिकल्स, जो आपके सिल्वर के जो आर्टिकल्स होंगे, वेसल्स होंगे, या कह लो मम्मी के पायल्स होते हैं ना बेटा, जो आपकी मम्मी पायल्स पहनती, बहन पायल पहनते हैं। ठीक है, कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे सिल्वर के। बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको एक्सपोज करते हैं एयर में। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, एक सेकेंड। हाँ, ये रिएक्शन मैंने आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर में बताई भी थी, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग बताई थी, याद करिएगा प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सिल्वर जो आपका आर्टिकल होगा वो सल्फर से जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgS बना लेगा। सिल्वर क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड, AgS। ठीक है, और ये कैसा होता है, ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, उसका सरफेस ब्लैक होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो सरफेस है एनवायरनमेंट के अंदर जो सल्फर है उससे रिएक्ट करके AgS बना लिया। अब इधर देखिए, कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। देखिए बच्चों, इसकी रिएक्शन भी बता दें क्या होता, क्या यहाँ पे कॉपर जो आपका होता है वो मॉइस्ट कार्बन, किससे बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। Cu + CO2 क्या देगा आपको यहाँ पे, कॉपर कार्बोनेट देगा, CO3। ठीक बच्चों, कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होगा, आपने देखा ग्रीन कोट हो जाएगा। देखिए कॉपर कैसा होता है, कॉपर तो हमारा
ब्राउन होता है और कॉपर कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो सरफेस कॉपर का देखा होगा आपने कई बार ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उससे रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, CuCO3। फिर देखिए इसी तरह आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। बेटा रस्ट की कोटिंग आ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है चमकदार पहले आयरन था, ठीक है, बोलिए। अब देखिए कैसा हो गया, ब्राउन हो गया है। कैसा हो गया, कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। क्यों हो गया बच्चों, देखिए इसकी भी रिएक्शन। जो आयरन है आपका ऑक्सीजन या कह लो मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Fe3O4। क्या बनाएगा, Fe3O4 बना लेगा, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग देखिए, 3 है, 3 आगे लगा लीजिए और 2 इधर लगा लीजिए, ठीक है। तो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पहले आयरन था, अब ये क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, Fe3O4 आयरन, वो भी कौन सा, 3 वाला आयरन, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड लिख लो सिंपली, आयरन ऑक्साइड। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ब्राउन होता है। तो इसीलिए से जब आप आयरन को ओपन एयर में रखते हो लंबे समय के लिए, वो मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसी को बोलते हैं रस्ट बेटा, ठीक है। बोलिए जिससे आपका लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है, कोरोजन से आपका मेटल सरफेस कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट करेंगे। देखिए इसका प्रिवेंशन का तरीका क्या है, चलिए आइए देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। भाई उसको या तो पेंट कर दो आयरन के सरफेस को ताकि वो रस्टिंग से बच सके, रस्टिंग मतलब कोरोजन से बच सके, अच्छा। और या तो ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो उसके सरफेस पे, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट से कांटेक्ट हट जाएगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, रिएक्ट कर देगी, तो आयरन ऑक्साइड क्यों बनेगा, यानी कि रिएक्शन क्यों होगी, मेटल जो आपका आयरन है वो रस्टिंग करेगा ही नहीं। अच्छा, ये कई तरीके हैं। पहला देखिए आपने देखा ना गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है ये भी पूछ सकता है। इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग कोटिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की थिन लेयर ऑफ कोटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, नहीं रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए थिन लेयर ऑफ जिंक को कोट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टील और आयरन। Galvanized article is protected against the rust even if the zinc coating is broken. जिंक कोटिंग, जिंक की जो कोटिंग है वो ब्रोकन भी हो जाएगी, उसके बाद भी वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो जिंक कोटिंग कर देंगे तो लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा और वो सरफेस कोरोड नहीं होगा। अब देखिए एलॉइंग, या तो मेटल की आप एलॉइंग कर दो। एलॉइंग क्या होता है, इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ, बोलिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, ये एक बात 2 बार गलत लिख दिया, विथ ऑफ मेटल, सीधे लिख लीजिए विथ नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से ये कोरोजन से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम, देखिए जब आप आयरन को मिक्सड कर दोगे निकल क्रोमियम से तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। तो याद रखना स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक स्टेनलेस स्टील नहीं सिर्फ स्टील बोलो, स्टील क्या है, एक एलॉय है। और आपसे क्वेश्चन ये बनेगा ये जो स्टील है किन मेटल्स का एलॉय है, इनके अंदर कौन कौन से मेटल से ये बना है, तो आयरन निकल क्रोमियम से क्या बना, स्टील बना, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, और हार्ड भी होता है। बोलिए आयरन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है स्टील,
ठीक है, जो रस्ट से भी प्रूफ होता है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, रस्ट से प्रूफ होगा। तभी आपने देखा भी होगा जो आपके छत की रेलिंग्स होती है, बड़े बड़े जो आपके घर होते हैं महंगे महंगे बच्चों, रेलिंग्स बोलिए, सीढ़ी की जो रेलिंग्स होती है, या आपने देखा होगा बाउंड्री होती है छत की आपकी रेलिंग्स, वो स्टील की बनाई जाती है जनरली। उससे एक तो गुड लुकिंग भी लगता है, और आयरन ना लगा के स्टील लगाते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग और हार्ड हो। पक्का समझ गए बच्चों? अच्छा, ब्रास क्या होता है? ब्रास इज अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक और कॉपर का एलॉय है, ठीक है। ब्रॉन्ज क्या है? ये भी एक एलॉय है, किसका? कॉपर और टिन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं, बता दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 1 मार्क्स में बन सकता है, एमसीक्यू टाइप में, या 1 मार्क्स में। एमेलगम क्या होता है? इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी देन अलॉय इज कॉल्ड एमेलगम। एग्जाम्पल सोडियम एमेलगम। तो देखिए सोडियम एमेलगम या सिल्वर एमेलगम, यानी कि अलॉय ऑफ मेटल, जिसमें कई सारे आप मेटल ले सकते हो बनाने के लिए, मगर अगर बात करें एमेलगम की, उसके लिए जो भी मिक्सचर मेटल के ले रहे हो उसमें से एक मेटल तो कम से कम क्या होना चाहिए? मरकरी होना चाहिए। दूसरा मेटल कुछ भी ले सकते हो, जैसे सोडियम ले सकते हो, तो बोलोगे सोडियम एमेलगम। सोडियम और मरकरी का एलॉय सोडियम एमेलगम। सिल्वर एमेलगम क्या है? सिल्वर और मरकरी का एलॉय। तो सोडियम एमेलगम क्या है बच्चों? बोलिए, सोडियम एमेलगम क्या है? Na एंड Hg, यानी कि मरकरी। सिल्वर एमेलगम क्या है? यानी कि Ag यानी कि सिल्वर, और एमेलगम यानी कि एंड Hg, ठीक है। एक मेटल तो आपका Hg होगा, Hg यानी कि मरकरी। एमेलगम का मतलब भी होता है मरकरी, ठीक है। तो ये सब मरकरी के हैं। बोलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उसके ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे, और इन लेक्चर्स को आप रिवाइज करके आएगा, जो भी मैंने लेक्चर कवर किया है। अब टाइम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है सारे टॉपिक्स को, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। भाई गर्मी भी बहुत है, एक तो पंखा बंद करना पड़ता है बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वॉइस क्लियर हो, वरना पंखा चलेगा तो वॉइस आएगी उसकी अंदर बैकग्राउंड के, और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैं किसी भी हालत में आपको डिस्टर्ब नहीं होने देता हूं, भले ही खुद डिस्टर्ब हो जाऊं, पसीने से भीग जाऊं, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टाटा, सी यू।